आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्लॉकचेन की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा हाइप में चल रही है एंड इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि वेब 3.0 और क्रिप्टो करेंसी। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं दैट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है एंड ये कैसे वर्क करती है, और ये भी समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वेब 3.0 और क्रिप्टो करेंसीज में काम आती है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपको रॉ टर्म्स में बताऊं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस बनाती है अलग अलग नोड्स के ऊपर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। अब अगर मैं ऐसे ही आपको बोलूंगा देन आप इसे इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या बोला, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ऑल। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट के जो वर्जन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को पहले साइड में रखते हैं एंड पहले ये समझते हैं कि इंटरनेट के जो वर्जन है जैसे कि वेब 1.0 एंड वेब 2.0 वो कैसे वर्क करते हैं। इंटरनेट का जो फर्स्ट वर्जन है दैट इज वेब 1.0, वो 1989 में आया था एंड ये जो वर्जन था ना, उस वर्जन के थ्रू हम लोग वेबसाइट बना सकते थे, लेकिन वो जो वेबसाइट्स होती थी वो स्टैटिक होती थी। स्टैटिक इन द सेंस जो भी यूजर होते थे वो उस वेबसाइट को सिर्फ रीड कर सकते थे, दैट इज उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी। मतलब कि कोई ब्लॉग हो गया, कोई न्यूज़ हो गई, कोई न्यूज़पेपर्स हो गए, बस उसे वो रीड कर सकते हैं एंड उनसे कुछ इंटरेक्शन नहीं हो सकता। वो वेबसाइट्स डायनामिक नहीं थी। दैट मीन्स कि अगर आप लोग अभी यूट्यूब पे देखोगे तो नीचे आपके पास कमेंट का ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप लिख सकते हो उस वेब पेज के ऊपर। ये पूरा वेब पेज है और उस वेब पेज के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो। बट बैक इन 1989 जब इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन आया था, तब ये सिर्फ एक वन वे कनेक्शन टाइप था कि एक वेबसाइट है जिससे सिर्फ यूजर रीड कर सकता है। अगर हम लोग इस चीज़ का एग्जांपल लें तो अगर अमेजोन तब के टाइम पे होता देन तब आप लोग अमेजोन की वेबसाइट से बाय नहीं कर पाते। इंस्टेड अमेजोन की वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते लेकिन आप उनकी वेबसाइट से बाय नहीं कर पाते। इंस्टेड आपको आपका फ़ोन उठाना पड़ता है एंड आपको अमेजोन का नंबर डायल करके अमेजोन को बोलना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट पर ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से वर्क होता होगा एंड डायरेक्टली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स नहीं थी तब। बट देन इस वर्जन को और अपग्रेड किया गया एंड देन वेब 2.0 आया, दैट इज द सेकंड वर्जन ऑफ इंटरनेट। अब इस वाले वर्जन की वेबसाइट्स के ऊपर एक और अपग्रेड ये था कि अब जो यूजर है वो सिर्फ रीड ही नहीं राइट भी कर सकता है, मतलब कि वो इंटरैक्ट भी कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो वेबसाइट है वो डायनामिक है। एंड देन जैसे ये वेब 2.0 आया उससे बहुत सारे लोगों ने इंप्लीमेंट किया इन 2001 टू 2004 एंड देन इस वेब 2.0 ने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया। इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स आए एंड आज भी अगर आप लोग देखोगे देन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो हैं वो वेब 2.0 पे ही बेस्ड है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर वेब 2.0 इतना सही से चल रहा है, इतना अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट को, देन व्हाई वी नीड वेब 3.0। तो इस चीज़ के एक्चुअली काफ़ी सारे रीजंस है जिसमें से दो मेन रीजंस है। एक रीजन जो है वो है मोनोपोलीज। अब यहाँ पे मोनोपोलीज का ये मतलब है कि अभी जो इंटरनेट आप देख रहे हो ना वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। दैट सिंपली मीन्स कि बहुत सारे जो टेक जाइंट्स है जैसे कि मेटा, गूगल, ये ऐसी कंपनीज है जिनके पास यूजर का बहुत सारा डेटा है, मतलब कि उनके सर्वर पे सारा का सारा डेटा है। अगर आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो देन मैंने पहले ही इस वीडियो को यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड किया है एंड जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो यूट्यूब के सर्वर से। एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है जिसके अंदर ये पूरा वीडियो है जहां से आप इसे देख रहे हो एंड जहां पे मैं अपलोड करता हूँ। सो दैट्स वाई जो कि टेक जाइंट कंपनीज है जैसे कि गूगल, मेटा, इनके पास यूजर्स का काफी सारा डेटा है उनके सर्वर के अंदर। इसका मतलब वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो उनके कंट्रोल में। भले ही वो कंपनीज बोल दे कि हम लोग यूजर के डेटा के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता है कि वो लोग हमारे डेटा को सेल करते हैं एंड दैट्स वाई लोग कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, बिकॉज उसको बेच के काफी सारा पैसा मिल जाता है। सो दैट्स वाई ये एक मोनोपोली बन चुकी है कि जो टेक जाइंट कंपनीज हैं उनके पास यूजर्स का काफी सारा डेटा है जो कि उनके हैंडल में है, जो कि उनके कंट्रोल में है। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी। अगर आप लोग देखोगे तो आजकल साइबर अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं एंड फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सारे उनके सिटीजन का डेटा है, सो कोई हैकर ऐसी वेबसाइट को हैक करके उन सिटीजन का प्रीशियस डेटा भी ले सकता है, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भी ले सकता है। एंड ये चीज़ इतनी नीटली होती है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि किसी हैकर ने कोई डेटा हैक किया हुआ है। सो इस वजह से ये जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उनकी वजह से भी हमें एक नया इंटरनेट का वर्जन चाहिए था, दैट इज वेब 3.0, जो कि ये जो वेब 2.0 के भी जो डाउनफॉल्स हैं उन्हें भी मिटा सकता है। एंड ये जो दो डाउनफॉल्स हैं मोनोपोलीज एंड सिक्योरिटी इसके, उसे वेब 3.0 के अंदर से निकालने के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है। बिकॉज जो वेब 3.0 है उसके अंदर जो नेटवर्क होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा एंड उसे कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। दैट मीन्स कि बहुत सारी जगह पे जो सर्वर्स हैं वहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा एंड कोई एक नहीं होगा जो कि आपके डेटा को हैंडल करेगा। एंड इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक ड्राइविंग फोर्स बन सकता है हमारे वेब 3.0 का।
अब अगर हम लोग वापस से हमारी उस डेफिनेशन पे चले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो वो ये कहती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाती है अलग अलग नोड्स के ऊपर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। मतलब कि ये जो डेटाबेस है जो कि सर्वर के अंदर होता है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाते हैं जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड रहता है। मतलब कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाता है, एक ही सर्वर के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर नहीं करता, वो बहुत सारे सर्वर्स के अंदर ये डेटा स्टोर करता है। अब इस चीज को हम लोग अच्छे समझेंगे और ये समझेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सो ब्लॉकचेन जैसा कि उसका नाम कहता है, वो बहुत सारे ब्लॉक्स की एक चेन बनाता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, देन इस ब्लॉक को ना 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसमें से ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, वो हमारा डेटा स्टोर करेगा। ओके, एंड डेटा इन द सेंस हम लोग एक लेजर बनाते हैं, दैट इज हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन स्टोर करते हैं हमारे ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पे काफी सारे ट्रांजेक्शन होंगे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मयूर नाम का कोई है जिसने कुछ भी क्रिप्टो करेंसी लिया, देन उसके ट्रांजेक्शन यहाँ पे होंगे, या तो किसी के अकाउंट्स में से कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइनस हुई, देन उसके ट्रांजेक्शन यहाँ पे होंगे। कुछ इस तरीके से काफी सारे ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे लेजर मेंटेन होगा हमारे डेटा पार्ट के अंदर। इसके बाद एक और चीज हम लोग स्टोर करते हैं जो कि होता है हैश, और ये हैश ना हमारे इस डेटा पार्ट का ही एनक्रिप्टेड वर्जन होता है। ओके, तो हम लोग इस डेटा को एनक्रिप्ट करके हमारे हैश फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देन हम लोग इस चीज को ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने 500 ऐसा एक डेटा स्टोर किया, ठीक है, तो हम लोग इसे हमारे एक हैश फंक्शन के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हैश फंक्शन हमारा एक मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा हैश फंक्शन है एंड इसकी की 50 है। ओके, तो ये हमारी की है, तो हमारा आंसर आएगा 2500। तो ये जो 2500 है ना, वो हमारा हैश बन जाएगा। ओके, और इस हैश को अगर हमें डिकोड करना होगा तो हम लोग इसे हमारे डिक्रिप्शन वाले फंक्शन के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल इसे डिवाइड करेंगे हमारी की से। ये हमारी की वापस से है, तो अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से हमारा डेटा 500 मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि कैसे हम लोग एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, और इसी तरीके से जो ये हैश है वो काम करता है यहाँ पे। तो हम लोग जो भी डेटा डालेंगे वो उसका हमें यहाँ पे हैश मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका फॉर एग्जांपल हम लोग हैश कुछ इस तरीके से रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा हैश कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो तीसरा वाला कॉलम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग हमारा प्रीवियस हैश स्टोर करते हैं। ओके, प्रीवियस हैश मतलब ये जो हमारा ब्लॉकचेन है उसके अंदर इस वाले ब्लॉक के पहले वाले ब्लॉक का जो हैश है वो हम लोग स्टोर करते हैं, और इसी वजह से यू कैन से कि हमारी ये जो ब्लॉक है उसके आगे वाला जो ब्लॉक होगा ना, उसके अंदर जो प्रीवियस हैश होगा ना, वो हमारा ये वाला हैश होगा। ओके, सो लेट्स सी कि ये जो हमारा इसके बाद वाला एक ब्लॉक है उसके अंदर हमारा प्रीवियस हैश, ये जो प्रीवियस हैश है वो हमारे इस वाले फंक्शन के हैश का होगा कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से कि यहाँ पे एक कनेक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, कि ये वाले ब्लॉक का जो पहले वाला ब्लॉक है वो ये वाला ब्लॉक है। इस तरीके का एक कनेक्शन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। एंड इसी तरह से यू कैन से कि इसके पहले वाला जो भी हैश होगा ना, उसके हैश को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे इसके प्रिव हैश के अंदर, एंड इस वजह से यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाएगा। एंड इसी तरीके से आप कह सकते हो कि सारे के सारे जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एंड अगर आप लोगों को लिंक लिस्ट के बारे में पता है, ये एक तरह से लिंक लिस्ट जैसे ही वर्क करता है। ओके, और इसमें काफी सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। अब बाय चांस यहाँ पे कोई भी हैकर कोई भी डेटा को ऑल्टर करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले तो उससे इस हैश को डिकोड करना पड़ेगा अगर उसे डेटा को देखना है तो। और ये हैश जो होते हैं वो काफी ज्यादा एडवांस फॉर्मूला से बने हुए होते हैं, जिसे डिकोड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट बाय चांस कोई हैकर इन हैश को भी डिक्रिप्ट कर लेता है एंड यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ भी ऑल्टर करने की कोशिश करता है, देन वो ऑल्टरेशन की वजह से यहाँ पे जो हैश है उस हैश की भी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ओके, एंड जैसे ये हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, देन अगर इसके पहले वाला जो हैश है वो उसके प्रीवियस हैश को पॉइंट करेगा तो वो भी करप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे वाई है फॉर एग्जाम्पल। देन ये दोनों हैश अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे जो ये लिंकेज है इन दोनों के बीच में वही टूट जाएगी एंड ये पूरा का पूरा जो ब्लॉकचेन है वो करप्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यू कैन से कि जो ब्लॉकचेन होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि हमें आराम से पता चल जाता है कि कोई कहीं पे भी डेटा का ऑल्टरेशन हुआ है तो उसके बाद वाले जो भी डेटा होते हैं वो एकदम करप्टेड हो जाते हैं। बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक ही ब्लॉकचेन का जो डेटा है वो काफी सारे कंप्यूटर्स के अंदर होता है। तो एक कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा करप्ट हो जाता है देन वो दूसरे कंप्यूटर से भी कॉपी कर सकता है। सो इस वजह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा सिक्योर बना देती है सिस्टम को।
एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि ब्लॉकचेन का जो एकदम फर्स्ट वाला नोड होता है ना, जहाँ जिसके पीछे कोई भी नोड नहीं होता, कोई भी प्रीवियस हैश नहीं होता, वो उससे हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। सो अभी अगर हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूजफुल है। ब्लॉकचेन का एक मेन यूज केस ये है कि वो पेमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। जैसे कि पेमेंट्स के अंदर हम लोग बहुत सारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं, देन ब्लॉकचेन का भी यही काम है कि वो अपनी लेजर के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स लिखता है। तो इस चीज़ का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज केस पेमेंट्स के अंदर होगा। इवन जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करती है, जैसे कि बिटकॉइन, बिकॉज ब्लॉकचेन जो है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है एंड उसके अंदर कोई भी एक मेन अथॉरिटी नहीं है, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं करता। सो इस चीज़ का एडवांटेज ये होगा ना कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स की बहुत ही अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी हमको। इवन हम लोग इस चीज़ को हेल्थ इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ब्लॉकचेन के एक्चुअली काफ़ी सारे यूज केसेस हैं। एंड इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के थ्रू ही खुले हैं। अब हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जो भी बातें की है वो एक्चुअली ब्लॉकचेन का बेस है, मतलब कि सारी बेसिक चीज़ें हैं। बट ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जो भी प्रोसेसेस हैं, वो इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं होते, बिकॉज इसके अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से ये सारी चीज़ें इतनी सिंपली नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को एकदम स्मूथ रखने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी सारे प्रोसेसेस लगते हैं। बट मैंने वो सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो इस वीडियो में कवर नहीं किया है, जैसे कि ब्लॉकचेन माइनर्स, कंसेंसस एल्गोरिदम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक डेप्थ में वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों को विंडोज 11 का रिव्यू देखना है देन यू कैन क्लिक हियर, एंड अगर आप लोगों को डिस्कॉर्ड आपको कैसे यूजफुल है वो देखना है देन यू कैन क्लिक हियर। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।